तो देवेंद्र फडणवीस सिद्धि विनायक मंदिर पहुंच चुके हैं, गणपति बप्पा का आशीर्वाद ले रहे हैं और आज का दिन उनके लिए काफी अहम है, काफी खास है। वो देवेंद्र फडणवीस जिन्होंने 2014 में 5 साल का कार्यकाल तो पूरा किया, लेकिन 2014 के बाद से 2019 से लेकर 2024 तक काफी उतार चढ़ावों का सामना देवेंद्र फडणवीस को करना पड़ा। चाहे फिर मुख्यमंत्री पद न मिलना हो, पार्टियों का टूटना हो, एक दूसरे में शामिल होना हो, डिप्टी सीएम के पद पर बैठना हो, ये सब कुछ देवेंद्र फडणवीस ने किया। महायुति में तीनों पार्टियों के समन्वय को बनाकर रखा और आज देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और इससे पहले बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए सिद्धि विनायक मंदिर पहुंच चुके हैं देवेंद्र फडणवीस। तकरीबन 3 दशकों का अनुभव, पार्षद से लेकर विधायक तक का सफर तय किया, विधायक से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर तय किया। 2014 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, 2019 में 80 घंटों के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने हार नहीं मानी। और देखिए तस्वीरों में आपको चंद्रशेखर बावनकुले नजर आ रहे होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो जीत का फॉर्मूला रहा बीजेपी की, वो देवेंद्र फडणवीस एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर, हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर और एक ओबीसी चेहरे के तौर पर चंद्रशेखर बावनकुले, इन दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सटीक साबित हुआ। और इसलिए चाहे विदर्भ हो, उत्तर महाराष्ट्र हो, चाहे मराठवाड़ा हो, हर जगह बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया, जिसका नतीजा ये है कि 132 सीटें बीजेपी ने अपने बलबूते पर हासिल की। आज कोई कितना भी प्रेशर बनाने की कोशिश क्यों ना करे, शिंदे बेशक सतारा ही क्यों ना चले जाएं, ठाणे ही क्यों ना चले जाएं, हंसकर क्यों ना इस बात को टाल दें कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, कौन मंत्री होगा वो शाम तक फैसला लेंगे, कोई फर्क बीजेपी पर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी 132 विधायकों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और उसके पुरोधा अगर कोई हैं, अगर इस जीत का ताज किसी के सर पर पहनाया जा रहा है तो वो है देवेंद्र फडणवीस। मीनाक्षी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के ये ऐसे एक मुख्यमंत्री साबित हुए जिन्होंने 5 साल तक अपनी सरकार चलाई। वो भले ही दूसरी मर्तबा केवल 80 घंटे के लिए ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार जब वो सत्ता में लौट रहे हैं तो एक प्रचंड जीत के साथ लौट रहे हैं। ये जीत देवेंद्र फडणवीस की जीत कही जा रही है। ये जीत एक है तो सेफ है कि उस नारे की जीत कही जा रही है जो केंद्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया हुआ नारा था। ये डबल इंजन की सरकार की जीत कही जा रही है। ये महायुति की जीत तो है ही, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की आज बार बार चर्चा करनी होगी, जिन्होंने सब्र रखा। 80 घंटे के लिए जब उन्हें मुख्यमंत्री का ये पद छोड़ना पड़ा, उसके बाद उन्होंने तय किया कि इस बार जब सत्ता में आएंगे तो प्रचंड जीत के साथ आएंगे। और यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार उन तमाम इलाकों में भी, उन तमाम हलकों में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया जहां पर लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। अब आप ये देखें कि कैसे काबिलियत पर देवेंद्र फडणवीस का इतना जोर रहा कि भले ही वो एक ब्राह्मण चेहरा है, लेकिन उनकी काबिलियत पर उनका नाम तय किया गया। शुरुआत बापा के दर्शनों के साथ करना चाहते हैं। बापा जो हमेशा ही सभी अपने भक्तों की बात को मानते हैं, उनकी हर एक मुराद को पूरी करते हैं। और यहाँ खास तौर पे सिद्धि विनायक बापा को लेकर तो एक मान्यता है कि सिद्धि विनायक के दर पर जो भी मांगे मानी जाती है, उन तमाम मन्नतों को जो है गणपति बापा पूरा करते। मैं चाहूंगा कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको सीधे अंदर की तस्वीरें दिखाए कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस जब यहाँ पर पहुंचे तब बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद थे वो भी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का चुनाव प्रचार देवेंद्र फडणवीस ने किया, जिस तरह से वो हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बनकर उभरे हैं, जिस तरह से उन्होंने एक है तो सेफ है प्रधानमंत्री के इस नारे को जन जन तक पहुंचाया है, उसके बाद लोगों में जबरदस्त आकर्षण और भी बढ़ा है देवेंद्र फडणवीस को लेकर। खास तौर पे यही वजह है कि आज जब अपने जीवन के, सियासी जीवन के इस अहम पड़ाव पर वो है, दोबारा जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, तो ऐसे में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए वो बापा के दर पर आए हैं। गणपति बापा में उनकी बहुत आस्था है। जब हर साल वो अपने घर पर गणपति बापा की स्थापना भी करते गणेश उत्सव के दौरान, और खास तौर पे सिद्धि विनायक बापा मंदिर में जो यहाँ के बापा है उनको लेकर तो उनके मन में आस्था जो है वो हमेशा से उसका परिचय हम देखते रहे हैं पिछले कई सालों से। जब जब जीवन में अहम प्रसंग आते हैं, जब जब जीवन के अहम पड़ाव होते हैं, खास तौर पर चाहे वो संघर्ष के दिन हो या फिर उत्साह का दिन हो या फिर आनंद का दिन हो, हर बार बापा के चरणों में मत्था टेकने के लिए देवेंद्र फडणवीस आते रहे। और आज
जब महाराष्ट्र की कुर्सी पर फिर एक बार वो विराजमान होने जा रहे हैं। कई सारी चुनौतियां उनके सामने हैं, कई सारे वादे जो उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान किया था, उन वादों को पूरा करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और इस पूरे चैलेंज को निभाने में उन्हें भगवान आशीर्वाद दे, उन्हें शक्ति दे, उन्हें ताकत प्रदान करे ताकि वो तमाम अपने वादों को पूरा कर सके और जनता का विश्वास, जनता ने जो विश्वास उन पर दिखाया है चुनाव प्रचार के दौरान, जो प्रचंड बहुमत दिया है, उस विश्वास पर वो खरा उतर सके। इस भाव के साथ, इस विनती के साथ आज वो यहाँ पर बापा के चरण में पहुंचे। मैं फिर एक बार चाहूंगा कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र दयालकर आपको सीधी तस्वीरें अंदर से दिखाए कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस अपने परिवार के कुछ एक सदस्यों के साथ यहाँ आए हैं मंदिर में। सामने आप तस्वीरें देखिए, सफेद रंग की इसी गाड़ी में सवार होकर आए थे। अब देवेंद्र फडणवीस अंदर मौजूद है, उनके लिए एक विशेष पूजा की जा रही है। साथ ही में जो श्रद्धालु थे वो श्रद्धालु भी बड़ी बेसब्री से देवेंद्र फडणवीस की एक झलक पाने के लिए काफी समय से यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक ये पल न सिर्फ देवेंद्र फडणवीस के लिए, न सिर्फ उनके परिवार के लिए, बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये एक बड़ा पल होगा, क्योंकि जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में उन्होंने संघर्ष किया, पहले 2019 में उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से उन्हें धोखा दिया था और अपनी सरकार बनाई थी महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर, उसके बाद 2.5 साल बाद जब यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ और उस दौरान जब उन्हें पार्टी से आदेश आया था कि आपको उप मुख्यमंत्री बनना है, आप सरकार के बाहर रहकर सत्ता नहीं चला सकते, इसके बाद उन्होंने जो है जिस तरह से 2.5 साल उप मुख्यमंत्री का काम किया और इन तमाम संघर्षों का परिणाम ये है, इस मेहनत का परिणाम ये है कि आज वो फिर एक बार जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी के तमाम विधायकों ने जिस तरह से उन पर विश्वास जताया, जिस तरह से उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया, तो देवेंद्र फडणवीस भी जानते हैं कि जब जनता से इतना अपार समर्थन मिल रहा हो, जब पार्टी के तमाम विधायक उनका साथ दे रहे हो, उन्हें नेता चुन रहे हो और सबसे ऊपर पार्टी आला कमान जो है जब फिर एक बार उन पर विश्वास दिखा रही हो, तो ऐसे में कई सारी चुनौतियां हैं, कई सारे चैलेंजेस हैं जिसको इस बार उन्हें पूरा करना है और जो वादे किए गए हैं उन वादों को जमीन पर लागू करने की बहुत बड़ी चुनौती है। खास तौर पे ऐसे क्षण में जब उन पर जो महाराष्ट्र पर खास तौर पे जो आर्थिक फिस्कल डेफिसिट है महाराष्ट्र का वो काफी ज्यादा है। 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज जो है वो महाराष्ट्र पर है। पहले जिस तरह से 1500 रुपए महिलाओं को देने का ऐलान किया गया था, उस वजह से लाडली बहना योजना की वजह से 46 करोड़ का अतिरिक्त बोझा सरकार पर आया था। अब उस 1500 के अमाउंट को बढ़ाकर इस मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा था कि अगर सत्ता में वो आते हैं तो 2100 रुपए देंगे। इस 2100 रुपए का अमाउंट बढ़ने की वजह से ये जो 46,000 करोड़ का बजट था वो बढ़कर करीब 60,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। तो ऐसे समय जब राज्य की आर्थिक हालात ठीक नहीं है, कर्ज का बोझा 5 लाख करोड़ से ज्यादा है और लाडली बहना योजना पर जब 60,000 करोड़ से ज्यादा का बोझा बढ़ रहा है, तो ऐसे में ये जो आर्थिक चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों से निपटने के लिए जरूर कहीं ना कहीं सहारे की जरूरत होती है और देवेंद्र फडणवीस आर्थिक मामलों में काफी ज्यादा उनकी अच्छी पकड़ है, काफी अच्छी जानकारी है।